गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप जब भी इसको सुन रहे हो, जो भी एस्पिरेंट थे हमारे एग्जामिनेशन के, वो दो चीज़ का ही वेट कर रहे थे। एक तो कोरोना के जाने का, एक स्टेट बैंक पीओ के एग्जामिनेशन का आने का। खासकर जो बैंकिंग के प्रिपरेशन में लगे हुए थे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन अमूमन हर साल जो है वो फेब मार्च के आसपास में आ जाती है, इसकी नोटिफिकेशन आ जाती है। और अप्रैल मई में एग्जामिनेशन कंडक्ट करा करके जो भी इसकी प्रोसेस है वो सितंबर अक्टूबर तक लगभग ख़त्म हो जाती है। यानी कि एक 6 महीने का लगभग एक फेज होता है जिसमें हम दिन रात एफर्ट लगा के मेहनत करके एक स्टेट बैंक जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन क्योंकि कोविड चल रहा था तो ये डिले होती चली गई, डिले होती गई। कुछ कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पा रहा था कि पेपर कब होगी, नहीं होगी। इस साल क्या स्टेट बैंक ने कैंसिल कर दिया, क्या अगले साल एक साथ कंबाइन वैकेंसी लेकर, जैसे कि हर साल स्टेट बैंक 2000 सीटें निकल के आती है, तो बहुत लोगों ने ऐसा भी कहा कि 4000 सीटें एक साथ आ जाएंगी। तो ठीक है, वो भी ठीक था। लेकिन अचानक से दीपावली के पहले एक बम फटा और हमारे सामने नोटिफिकेशन है ना। तो क्या होता है कि हर साल नोटिफिकेशन में कुछ ना कुछ हल्की हल्की चेंजेस आती है, जिसका पूरा इम्पैक्ट एग्जामिनेशन के ऊपर में पड़ता है, हमारे प्रिपरेशन पे पड़ता है, सिलेक्शन पे पड़ता है। क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो नोटिफिकेशन में ही होती है और हमको उसको एक बार ज़रूर समझना होता है। तो हम यहाँ नोटिफिकेशन को, जो खास चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन में रिलेवेंट हो सकती हैं आपके लिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जो साल दर साल सेम है या बहुत कॉमन है, जिसमें कुछ नहीं उस पर ज़्यादा जोर दे देंगे। लेकिन कुछ नई चीज़ें आई हैं, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या चीज़ें दिख रही है हमारे को कि 14/11/2020 से लेके 4/12/2020 तक एग्जामिनेशन भर सकता है, यानी कि लगभग 20 दिन का समय मिला है। इसको समय रहते भर दे। बगल में आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे, अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी है। सिंपल है, जैसे बाकी IBPS PO की एग्जामिनेशन भरे जाते हैं वैसे ये भी भरा जाएगा। 15 मिनट का एक प्रोसेस है, आप भर सकते हैं। स्टेट बैंक की साइट पे भी आप जाके भर सकते हैं, bank.sbi/careers। ठीक है। अब आप यहाँ पे अब देखिए कि एलिजिबल कैंडिडेट है वो छोड़िए। फेज़ 1, फेज़ 2 एंड फेज़ 3, यानी कि 3 फेज़ में एग्जामिनेशन होंगे। डेट्स एक बार देख ले। इंपॉर्टेंट डेट जो है कि रजिस्ट्रेशन डेट है हमारा 4/12 तक, यानी कि आप एक हफ्ते में आप इसको ख़त्म कर ले बेटर। जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर्स होंगे वो 3rd वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो 31 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी के बीच में 4 दिन में कंडक्ट की जाएगी, यानी कि आपका न्यू ईयर गया। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो प्रीलिम्स जो है वो तीसरे हफ्ते में, यानी कि 10 दिन से 12 दिन के अंदर में जो है हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। और मज़े की बात क्या है कि मेन का एग्जामिनेशन जो है इसका ये 29 जनवरी 2021 को ही है। यानी कि जो प्रिपरेशन होगा टिल प्रीलिम्स, मेरे को लगता है 60-40 रख के चलना पड़ेगा। यानी कि 60% आप प्रीलिम्स में, तो 40% कहीं ना कहीं आप मेंस का भी लेके चलो, क्योंकि मेंस इतने फास्ट वे में करा रहे हैं। क्योंकि आप देखो कि थर्ड वीक में अगर मेन का एडमिट कार्ड देते हैं और वो 29 जनवरी को पेपर ले ले रहे हैं, तो बिल्कुल टाइम है ही नहीं कहीं भी। आई मीन पहले क्या था कि कम से कम 20-25 दिन पहले ईजिली अब मेन का लेटर आता था, थोड़ा बहुत उस समय मूड भी बन जाता था। और ऐसा भी था कि रिजल्ट आने से 1 महीने का टाइम तो एटलीस्ट मिलता था, पर अब वो कहीं नहीं है। मतलब प्रीलिम्स होने के बाद तो वो टाइम नहीं मिल रहा, वो टाइम नहीं है आपके पास में। अगर हम अभी देखें प्रीलिम्स के लिए, तो फिर कम से कम हमको 45 दिन का टाइम मिल रहा है, और मेंस के लिए फिर हमारे पास में 70 दिन के आसपास का टाइम है। तो ये 70 दिन बहुत सीरियस होने वाले हैं। आप कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस का भी, यानी कि GA वगैरह, इन सब चीज़ों को आप अभी से शुरू कर दो। बाकी ये सब बाद बाद में होंगी। ये हटाइए। इंटरव्यू जो है वो फेब मार्च में होगा, यानी कि बिल्कुल जनवरी में मेंस करा करके 15-20 दिनों में दे देंगे, मेंस का रिजल्ट दे देंगे। अच्छा, ये सब कुछ डिपेंड करता है कोविड के ऊपर में भी। अगर ऐसा हो कि लॉकडाउन वगैरह लग गया वापस से, जो कि शायद नज़र तो नहीं आ रहा, पर अगर लग गया तो सब चीज़ डिले हो सकती है। बाद में लिखा है, देखेंगे अभी। PRT हैं जो ऐसे कैंडिडेट है उनके लिए 2 2nd वीक ऑफ दिसंबर में होगा। आइए वैकेंसीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। हर साल की तरह सेम है, वैकेंसी में कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि ये तो 2000 वैकेंसी लेते हैं स्टेट बैंक की, है ना। हर साल ये इतनी, क्योंकि इनका जो इंटरनल जो है उसमें ये लिखा गया है कि PO के थ्रू 2000 लोग ज्वाइन करेंगे। और कभी कभार क्या होता है बैकलॉग, मतलब
अगर SC/ST की सीटें, OBC की सीटें फुल नहीं हो पाती, मान लीजिए 10-20 लोग ज्वाइन करके छोड़ देते हैं या नहीं ज्वाइन करते हैं, उतने लोग ही सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो ये एक बैकलॉग वो जमा होता जाता है और फिर वो 3-4 सालों में एक बार उस बैकलॉग को क्लियर कर देते हैं। क्योंकि जो अ, अंदर में जो जितनी भी नंबर रखी गई है कि हाँ हमको इतने लोग चाहिए, उतने तो लोग चाहिए, तो हर 3 साल साल में ये प्रोसेस होता है। लेकिन आप ये मान के चलो कि हसल 2000 वैकेंसी ही आएगी जब तक वो इंटरनल वो सर्कुलर कुछ निकाल करके, वो अपने एक्ट में कोई चेंजेस ना कर दे जब तक, ठीक है। वैकेंसी फॉर OBC है वो नन क्रीमी लेयर के लिए ही है। नन क्रीमी लेयर कौन? अभी 2018 के जजमेंट के अकॉर्डिंग 8 लाख और उससे ज़्यादा अगर किसी फैमिली की इनकम है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, यानी कि उससे कम। तो जो आपके फैमिली का जो इनकम होना चाहिए वो 8 लाख से कम होना चाहिए। आप जब सर्टिफिकेट बनवाते हो OBC का तो आपको उसमें वो चीज़ें मेंशन होती हैं कि भाई ये नन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। क्रीमी लेयर जनरली काउंट हो जाएगा इनके अकॉर्डिंग भी। बाकी सिंपल चीज़ें, EWS का जो पैटर्न आया है, अब तो बहुत एग्जामिनेशन हो गई तो इसमें कुछ नहीं। हालांकि जो ट्रेंड है उसमें यह है कि OBC से नीचे जो कट ऑफ है वो EWS का जा रहा है और EWS केवल जनरल कैंडिडेट ही बना सकते हैं। यानी कि ऐसी कास्ट, ऐसी कैटेगरी जो SC/ST और OBC में मेंशन नहीं होती है, उनमें अगर कोई कम इनकम रखता है तो वो EWS के अंदर अपना सर्टिफिकेट बना सकता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी पे आते हैं जो कि 31/12/2020 के डेट तक काउंट, यानी कि प्रीलिम्स के डेट के पहले आपके पास में चीज़ें होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। अब मैंने बहुत लोगों से सुना, बहुत लोगों ने पूछा भी कि क्या आप जब नीचे एक चीज़ देखोगे ना कि हाँ 55%, 60% इस तरह की कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे, आप देखो है ना, तो बहुत लोगों ने कन्फ्यूज होकर पूछा क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट 55% है, उससे नीचे वाले लोग अप्लाई नहीं कर सकते? तो ऐसा कहीं मेंशन नहीं है और ऐसा है भी नहीं। केवल सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए, यहाँ कि 55-60% का कहीं नीड नहीं है नहीं, है ना। अगर ये होगा तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हाईलाइट करके दिया जाएगा कि हाँ हम 60% के नीचे लोगों को नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंपल ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, चाहे इंजीनियरिंग से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे मैथमेटिक्स से हो, आपको ग्रेजुएशन, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कब तक? 31/12/2020 तक। बस इतनी सिंपल सी चीज़ यहाँ लिखी गई और कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ ये लिखा गया है कि जो CGPA और DGPA ऐसी चीज़ों में जो यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट देती है उनको प्रॉपर कन्वर्जन करा के लाना है कि भाई परसेंटेज में जो एक जेन्युइन पैटर्न है उसमें कितना आता है। और यहाँ ये लिखा गया है कि 54.99 जो है उसको 55 माना जाएगा राउंड ऑफ करके, है ना। तो बस ये चीज़ लिखा है, यानी कि यहाँ मिनिमम नहीं लिखा है कि भाई 55 आपको चाहिए। एज लिमिट जो है वो 1/4/2020 की ही रखी गई है। आपको 21 साल से आप नीचे हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, 30 साल से ऊपर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से हैं तो फिर आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिंपल मायना ये हुआ, OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और डिसेबिलिटीज़ है तो फिर आपके लिए रिलैक्सेशन बहुत हो जाता है, 45 ईयर्स तक आप कर सकते हैं। या जो भी आपको यहाँ पे नज़र आता हो, एक्स सर्विसमैन, कमीशन्ड ऑफिसर अगर हैं तो 5 साल, यानी कि 35 ईयर तक आपको। ये चीज़ें सबके लिए लागू नहीं होती हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे अच्छा जोड़ के नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप शेड्यूल कास्ट भी हैं और आप PWD हैं तो आपको 18 साल मिल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं सोचिएगा। ये वहाँ वही लिखा है कि भाई जोड़ के नहीं मिलना, कम्यूटेटिव नहीं मिलना। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सिविल रिपोर्ट के बारे में लिखा गया, ठीक है। जो भी ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, देखिए सिविल क्या होता है आप आज के डेट में जानते हैं, टेलीविज़न पे ऐड आता है। ये जो भी आप लोन लेके रखते हैं आप उसको कितने अच्छे तरीके से रीपे कर रहे हैं। अगर आपने उसको 2-3 महीने रीपे नहीं किया तो वो अकाउंट NPA हो जाता है। लेकिन NPA होने के पहले भी सिविल उसका ट्रैकिंग करता है कि क्या 1 महीने डिफ़ॉल्ट हुआ लोन रिपेमेंट में, 2 महीने डिफ़ॉल्ट हुआ, है ना। ये जोड़ता है 30 दिन, 40 कितने दिन बाद आप पे कर, तो ये हिसाब रखता है। और बैंक क्या करती है कि अगर आप सिविल निकालेगी ज्वाइनिंग के पहले, अगर सिविल में किसी तरीके का NPA या इस तरीके का डिफ़ॉल्ट दिखता है, या आपने कहीं किसी बैंक से लोन ले लिया हो, मोटर लोन लिया हो, आपने अपने बाइक ले ली हो, आप पे नहीं कर रहे हो, या आपने एजुकेशन लोन लिया हो अपने हायर स्टडीज़ के लिए, आप उसको नहीं पे कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाँ सरकार का पैसा है तो छोड़ो हटाओ, वन टाइम सेटलमेंट कर देंगे, तो बैंक नहीं लेगी। क्योंकि ज्वाइनिंग के पहले सिविल रिपोर्ट आएगा और उसमें अगर एडवर्स ही मार्क आ गया तो भैया बैंक आपको नहीं लेगी, नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, चाहे आप टॉप क्यों न कर जाओ।
मेरा सजेशन ये है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट हो सकता है, कुछ भी ले ले, इवन बजाज फाइनेंस के आपने एक वॉशिंग मशीन ले ली हो, आप नहीं पे कर रहे हो, वो भी डिफ़ॉल्ट काउंट होगा, है ना। क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड तो आप सब जगह लेते हैं पहले ही, उसके बाद ही ये चीज़ें करते हैं, जो जो भ्रमित होंगे कि हाँ हमारा तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोग जिनको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है, आप ऑनलाइन बहुत सी साइट्स है जहाँ पे अपना सिविल स्कोर निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा श्योर होने के लिए। मतलब 99% के साथ में ये रिलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ 1% हो सकते हैं। एजुकेशन लोन वाले ज़रूर एक बार देख लें, है ना। बाकी ये जो है वो PWD के लिए है, तो सबके लिए नहीं है। कोई बहुत टाइम लग जाएगा इसको डिस्कस करने में। स्क्राइब वगैरह उनके लिए आता है। कैटेगरी का यहाँ पे हिसाब किताब दिया गया है, तो ये भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है पेपर पे ऊपर में। सिलेक्शन प्रोसेस फ़र्क के यही है ही, इस पर डिस्कस करते हैं। कोई चेंजेस नहीं है, है ना। इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है कि 100 मार्क्स होंगे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 20-20 मिनट तीनों के लिए। अंग्रेजी के 30 सवाल, क्वांटिटिव के 35 और रीजनिंग के 35। इसमें इस एग्जामिनेशन के बाद में 10 गुने लोगों को बुलाया जाएगा, 10 टाइम्स, ठीक है। 10 टाइम्स कहने का मतलब कि जो हमारा 2000 वैकेंसी है, तो 20,000 लोगों को बुलाया जाएगा कैटेगरी वाइज, ठीक है। यानी कि 810 वैकेंसी जनरल की है, तो 8100 लोग ही जनरल के सेलेक्ट होंगे। तो इतना टफ एज टू एज कंपटीशन रख दिया गया है कि प्रीलिम्स का जो हमारा कट ऑफ है वो फिर बहुत हाई साइड पे रहेगा, क्योंकि 20,000 कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं होता। इतने लोग इतने अच्छे से प्रिपरेशन करें। और एक मेजर चैलेंज क्या आ गया है ना कि कोविड में बहुत से लोग जो प्राइवेट जॉब में थे वो अभी जॉब से बाहर हो गए हैं, तो वो भी इसके लिए आपके साथ फाइट करेंगे। और अच्छे क्वालिफाइड पीपल जो जिन्होंने जो प्रिपरेशन छोड़ दिया था या किसी कारण, आप समझ सकते हो कि कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ये बहुत अच्छी जॉब है स्टेट बैंक की, है ना। क्योंकि आपको इतना कंपनसेशन मिलता है, इतना अच्छा पेमेंट, सैलरी और रेपुटेशन मिलता है कि हर कोई इसके पीछे जाते हैं। एक स्टेबिलिटी तो साथ में है ही, तो एक कंपटीशन हाई रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर मेंस में जो है, मेंस का भी पैटर्न कोई चेंज नहीं है, सेम पैटर्न है ना। यहाँ पे भी सेक्शनल आपको टाइमिंग दिया गया। अच्छा देखिए, एक अच्छी बात क्या है कि कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है। यानी कि जैसे पहले, मतलब पहले क्या 2017 तक ऐसा ही था कि इंग्लिश में आपको कम से कम 6 या 7 नंबर लाना है, या जो भी पेपर के टफनेस पे था, वो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं, ओवरऑल आप इंग्लिश में 0 ले आओ, आप क्वांट और रीजनिंग में आप नंबर ले लो, 35-35 हो गया सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सेम चीज़ है रीजनिंग के लिए, आपको 45 सवाल 60, तो ये जो दिख रहा है वही चीज़ है, कुछ नहीं। 3 घंटे का टाइम मिलेगा, कुछ नया नहीं है इसमें। डिस्क्रिप्टिव रहता है इसके अंदर में, जो कि 30 मिनट का होगा। यानी कि जो पेपर है टोटल 3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे का पेपर होगा। एक बार जो एग्ज़ाम शुरू होगा, 3.5 घंटे के बाद ही आप बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। और ये टाइम कैसे पार होगा पता ही नहीं चलेगा। तब आप एक मूवी देखते हो 2 घंटे का, तो लगता है अच्छा अब ख़त्म हो जाना चाहिए, ये ऐसा नहीं है। ये टाइम कब ख़त्म होगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जो 10 बजे पेपर शुरू होगी, कब एंड होगा टाइम आप देखोगे, अच्छा टाइम एंड हो गया। ये बहुत मज़ेदार फील होता है पेपर देने का, ठीक है। तो ये देख लीजिए, सिंपल चीज़, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव जो है उसमें एक लेटर और एक ऐसे आता है, जो कि आपको 30 मिनट में देना है, और ये 50 मार्क्स का होगा। टोटल जो पेपर 250 मार्क्स का यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि मेंस में जो 20,000 लोग सेलेक्ट होंगे, उसमें से फिर हम टॉप 6,000 को लेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है। केवल 3 गुना अप्रॉक्स, मतलब 2-4 ऊपर नीचे। सिंपल है, लिखी हुई चीज़ें हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। टॉप कैटेगरी वाइज रहेगा। 1/3 1/4 सॉरी 1/4 आपको, मतलब एक गलत करा तो 0.25 गया। अच्छा, ये सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे जिक्र आ रहा है फेज़ 3 में। क्यों? क्योंकि दो चीज़ें होती थी ना, एक जीडी होता था और इंटरव्यू होता था। तो जीडी में क्या होता था, राउंड बना करके 10 लोग एक साथ बैठते थे, मतलब 2 मीटर 3 मीटर के एक राउंड बनती थी, सब लोग बैठे डिस्कशन करते थे कोई टॉपिक के ऊपर में। अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म्स है कि हाँ भैया 6 फीट के दूर ही बैठना है, तो अगर वैसा कुछ चलता है तो ये इंटरव्यू को स्किप भी कर सकते हैं, सॉरी जीडी को स्किप भी कर सकते हैं, वो केवल इंटरव्यू लेंगे। या फिर सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं तो इंटरव्यू और जीडी दोनों लेंगे, ठीक है। सिंपल है, जो चीज़ लिखी है हम उस पर बात कर रहे हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपको फेज
3 में लाना पड़ेगा। कितना होता है ये? 40% होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, याद रखिएगा। आपको 50 में से 20 तो लाने ही हैं, 18 रिजर्व कैटेगरीज के लिए रहता है, ठीक है। आपको 40% लाना है, याद रखिएगा। उसके नीचे अगर आप लाते हो तो सब बेकार हो गया। फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस चीज़ को अच्छे से 2 बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा कि जो आप 250 मार्क्स लाते हो, 250 में से आप जो भी लाते हो वो 75 मार्क्स के वेटेज पे काउंट होगा, यानी कि आउट ऑफ 75 उसको लेके चलेंगे, ठीक है। और आप जो 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू जीडी है, अगर वो जीडी होता है तो उसमें से जो आप लाओगे वो 25 मार्क्स के रेफरेंस में काउंट होगा। यानी कि अगर आप फेज़ 3 में अगर 40 मार्क्स ले आते हैं तो 20 काउंट हो जाएगा वो। तो बहुत अच्छा वेटेज रखता है ये, और ये बहुत लोगों को सिलेक्शन दिलवा देता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेट बैंक एग्जामिनेशन के लिए। मुझे कभी कभी फील होता है कि इंटरव्यू पे ही सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ जो मार्क दे दिया वो मार्क बहुत इम्पैक्ट है। जो भी कट ऑफ हमारा आता है वो लगभग 48 to 55 के आसपास ही रहता है ना। उसमें अगर मान लीजिए कि 50 कट ऑफ या 20 नंबर हमारे जीडी इंटरव्यू से आ गए तो बहुत एक अच्छा मार्क्स हमारे सामने आ गया। रिजल्ट तो बैंक की साइड पे आ गया, अच्छी बात है। यहाँ कुछ भी खास चीज़ नहीं लिखी है, ये ऐसा लिख रहे हैं कि हाँ क्यों कोविड वगैरह भी है, वैसी चीज़ें हैं तो हम एग्ज़ामिनेशन तो आपका चेंज नहीं करेंगे, है ना। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जामिनेशन करेंगे, लेकिन हम चाहें तो हम उसको एग्जामिनेशन को हम बदल सकते हैं, यानी उसको ख़त्म कर सकते हैं इस तरीके के, ठीक है। तो एक बार जो आपने सेंटर चुन लिया, सो सेंटर चुन लिया या जो सेंटर उनके द्वारा आ गया सो आ गया। ये सैलरी है, पुरानी सैलरी है, वेज रिवीजन तो हो गया बैंक में, आप जानते हो सैलरी अच्छी खासी बढ़ गई है। ऐसे भी जो पीओ ज्वाइन करते हैं आज की डेट में, आई मीन आज की डेट कहने का मतलब कि अगर आप अभी भी इस सैलरी के रेफरेंस में अगर ज्वाइन करते हो तो 50,000 आपको 50,000 आपको इन हैंड लगभग आ ही जाएगा। और अभी जो वेज रिवीजन हो गई है उसके अकॉर्डिंग लगभग 56 to 57,000 इन हैंड आएगा। जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो लगभग 65 से 70 के बीच में बनेगी ज्वाइनिंग के साथ में, तो सैलरी बहुत अच्छी है। इसके साथ में बैंक में अच्छी बात क्या है कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिल जाती है जो आप एज अ कॉमन पब्लिक या दूसरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में रह के नहीं इंजॉय कर सकते हो। जैसे बहुत सस्ते रेट पे होम लोन मिल जाता है, कार लोन मिल जाते हैं, पर्सनल लोन मिल जाता है, 5-5.5% पे मिल जाता है। ये भी सैलरी का ही पार्ट है, यानी कि आप अगर उधर 70,000 कमाते हो, यहाँ 60,000 कमाते हो तो बात एक ही है। तो वो सैलरी अच्छी ही है बैंक में, और रहने को घर वगैरह भी मिल जाता है बैंक की तरफ से, तो उसके लिए भी आपको खर्च नहीं करना पड़ता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है घर वगैरह, मेडिकल भी मिल जाते हैं। तो ये इमोलमेंट जो है वो बहुत अच्छे हैं बैंक के, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग एग्री नहीं करते होंगे, अपना अपना है। अगर एग्री नहीं करते हो तो भैया फॉर्म भर रहे हो तो कोई लॉजिक नहीं बनता। यहाँ 2 लाख का एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करने की बात है, यानी कि आपको बैंक के साथ एग्रीमेंट करना होगा कि मैं 3 साल के पहले नहीं छोड़ूंगा, छोड़ता हूँ तो आपको 2 लाख दूंगा जो आपने ट्रेनिंग कॉस्ट मेरे पे बियर की है। सिंपल चीज़ें हैं। ज्वाइन करोगे जब आप तो प्रोबेशनरी ऑफिसर कहलाओगे, जो कि JMGS 1 होता है, कहीं लिखा होगा या यहाँ लिखा है। हाँ ये चीज़ है, जैसे आपका प्रोबेशन ख़त्म होगा आपको मौका मिलेगा एक पेपर अटेम्प्ट करने का, एग्जामिनेशन होगी। अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप डायरेक्ट स्केल 2 बन जाओगे, नहीं कर पाते हो तो स्केल 1 पे कंटिन्यू होगे, और अगर 60% से नीचे लाओगे तो हो सकता है कि बाहर भी हो जाओ, हालांकि ऐसा होता नहीं है। 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ी लिख रहे हैं, मेंशन नहीं करा है GST प्लस है कि नहीं वो अलग बात है, जब फॉर्म भरेंगे तो दिख जाएगा। PRT होगी SC ST कैंडिडेट के लिए, जो है रिलेवेंट उनको पता है कैसे होता है। नंबर ऑफ चांसेस 4 अटैम्प्ट है जनरल EWS के लिए, 4 मेंस के अटैम्प्ट होते हैं, ठीक है, याद रखिए, कंफ्यूज नहीं करिएगा। 4 बार प्रीलिम्स कितनी बार भी दे दो आप, मेंस के 4 अटैम्प्ट होने चाहिए, ये कहीं लिखा भी होगा। मैक्सिमम अपेयरिंग, हाँ देखिए अपेयरिंग प्रीलिम्स जो है विल नॉट काउंटेड चांस, ठीक है। कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं उसको ही समझना है। तो मेंस अगर 4 बार दे दिया है, ये 5वां है तो ये अटैम्प्ट नहीं होगा फिर आपका, ठीक है। आपने 3 बार दिया तो ये चौथा अटैम्प्ट होगा। कैसे अप्लाई करना हर किसी को पता है। कॉल लेटर ये सब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अभी भी होगा। कोविड में कहीं सुनने को मिला था कि इसको स्किप किया जा सकता है, रेटिना पे वर्क चल रहा है।
आपने अगर SBI मेंस का एग्जामिनेशन दिया होगा क्लरिकल का, तो आपने नोटिस किया होगा कि अभी रेटिना भी पिक कर रहे हैं, तो क्योंकि बायोमेट्रिक से कोविड फैलने का चांसेस बहुत है। ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि क्या होना है। मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते पेपर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पेपर में मोबाइल फ़ोन ही क्या, आप कुछ नहीं ले जा सकते, अभी कोई मेटल का चीज़ नहीं ले जा सकते हैं, जूते उतरवा दिए जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो हाँ, ये बहुत मज़ेदार पार्ट जुड़ा है नया। ये हर साल ऐसा कुछ नहीं रहता था। जो यहाँ कहा गया है उसको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। 16 नंबर, कैंडिडेट आर एडवाइज टू टेक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, बाद में बोलेंगे हमने बोला था प्रिंट आउट लेने को, आपने क्यों नहीं लिया, है ना। फॉर्म भरे, प्रिंट आउट लेके रख ले, PDF सेव करके रख ले। आप खुद से देख ले भैया, एलिजिबिलिटी आपकी आ रही है नहीं आ रही है, बाद में आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि बैंक जो है वो इंटरव्यू के टाइम पे सब चेक करेगी। यहाँ पे ये कहा गया है कि आप टाइम के पहले अप्लाई कर दो, अगर वेबसाइट जाम होगी तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। अगर वो आप टाइम पे सबमिट कर, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ठीक है। आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो कि हाँ डेट पार हो गई, तो ठीक है, कोई लिखने वाली बात नहीं थी। एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं देना है आपको, ठीक है। आप 2 बार भरते हो तो आप जिसने पे किया है आप वही काउंट होता है, और वो रिजेक्ट भी करा सकता है आपको। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। मतलब बैंक ने अपने आप को ना सेफ किया है बहुत चीज़ों को लेकर, क्योंकि देखिए पास्ट कुछ एग्जामिनेशन में बैंक को बहुत कुछ सीखने को मिला। 2017 की PO की एग्जामिनेशन के बाद बहुत चेंजेज आए एग्जामिनेशन कराने में, तभी आपका वो सेक्शनल कट ऑफ हट गया, ये सब चीज़ें। और ये सब जो आउटकम दिख रहा है ना, ये भी उस पेपर का ही आउटकम है। पॉसिबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ सम प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ठीक है। ये कह सकते हैं भाई एग्जामिनेशन कराने में हो सकता है कुछ गड़बड़ी हो जाए, विच में इम्पैक्ट द टेस्ट डिलीवरी जनरेशन रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट देर हो सकता है या हमारे से कुछ गलत भी हो सकता है। हर अच्छा एफर्ट लगाया जाएगा कि चीज़ों को सही तरीके से किया जाए, विच में इंक्लूड द कंडक्ट ऑफ अनदर एग्जामिनेशन इफ कंसिडर्ड। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन जोड़ करके स्टेट बैंक ने अपने आप को सबसे बचा लिया कि अगर कुछ गड़बड़ धांधली होती है, कुछ भी, जो कि ऐसा होता नहीं एग्जामिनेशन बैंक के, कुछ भी होता है तो हम इस तक हद तक रेडी हैं कि हम दोबारा एग्ज़ाम भी ले लें, ठीक है। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, क्योंकि शायद कुछ ना कुछ कभी ऐसा रहा होगा, कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए होगी। ये ठीक है, NOC लेकर के आना पड़ता है आपको इंटरव्यू के टाइम पे, और जब आप सिलेक्शन करोगे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, कॉमन चीज़ें हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके चाहिए इंटरव्यू के डेट पर। कास्ट सर्टिफिकेट जो है कंपटेंट अथॉरिटी से चाहिए। कंपटेंट अथॉरिटी कौन, तहसीलदार एंड अबव, ठीक है। DM के साइन हो, कोई इशू नहीं होता फिर। OBC के लिए तो हमने भी बात कर ली, NCL चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। EWS के लिए भी कंपटेंट अथॉरिटी वो है। वो EWS के लिए क्या है कि आपकी स्टेट में कुछ चेंजेज हैं, तो तहसीलदार तो नहीं होगा, लेकिन उससे ऊपर के कुछ हो सकते हैं जो कि कंपटेंट अथॉरिटी हो। ये आपको स्टेट के नॉर्म्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ स्टेट ने लागू किया है, कुछ ने नहीं भी किया है। ईमेल आईडी आप अपना लाइव रखेंगे, ठीक है। मेडिकली फिट तो होना होगा, ठीक है। मेडिकली फिट में कुछ होता नहीं, बस कलर ब्लाइंडनेस का एक थोड़ा इशू आता है। जो बहुत सीरियस लेवल पे कलर ब्लाइंड है, जो कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उनको बैंक नहीं लेती है। ऐसा बहुत किस्सा हो चुका है, क्लरिकल के एग्जामिनेशन में कुछ लोगों को नहीं लिया गया कलर ब्लाइंडनेस की वजह से। रीज़न इसका क्या है कि जब आप कैश वगैरह काम करते हो या सिग्नेचर मिलाते हो, ये सब चीज़ मिलाते हो, अगर कलर ब्लाइंड आप हो तो आप सही गलत नहीं देख पाओगे, नहीं पकड़ पाओगे, है ना। ये बैंक की भी मजबूरी है, तो आप देख लो आप इसमें क्या आपके सामने है। देखिए ये भी मस्त मज़ेदार पॉइंट है। कोई भी लीगल प्रोसीडिंग हो, कुछ भी केस वेस बैंक के ऊपर करना हो, कुछ दिक्कत आती हो, मुंबई में ही होगा, है ना। जैसा 2017 वाले में दिल्ली में और चंडीगढ़ में कहीं कहीं केस कर दिए थे, तो बैंक को हर जगह जा जाके अपना रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता। वो नहीं बोले मुंबई में हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो केस होगा, बैंक को पता है कुछ चीज़ों पे, मुंबई में ही करना, आप इधर नहीं कि दिल्ली और पटना में बैठे हो तो वहाँ कर दे, बैंक ये कह रही है। अच्छा, ये एक नया चीज़ ऐड हुआ, नहीं मिलता था पहले, हमारे टाइम तो नहीं मिला था। बैंक ने कहा है कि रेलवे AC3 का किराया देंगे आपको अगर आप ट्रेन से आते हो इंटरव्यू देने तब,
ट्रेन के अलावा आओगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। लोकल ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस नहीं मिलेगी, ट्रेन AC3 का किराया मिलेगा। अच्छा, इसको पढ़िए, इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। बैंक रिजर्व राइट टू कैंसिल रिक्वायरमेंट प्रोसेस इंटायरली अटेंड, कभी भी जब मन करेगा नहीं मेरे को नहीं चाहिए कैंसिल, तो आप चैलेंज नहीं कर सकते हो इस चीज़ को कोर्ट में जाके। नोटिफिकेशन में दे दिया है, भरना है तो इन सब शर्तों के साथ भरना है कि हाँ एग्ज़ाम कैंसिल हो सकती है। ये लिखने का कारण मेरे को ऐसा फील होता है कि कोविड है, क्योंकि कोविड में हो सकता है कि चीज़ें कुछ चेंज हो जाए, एग्ज़ाम कंडक्ट करा भी पाए ना भी करा पाए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो और विशेष कुछ नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर है जो हर बार सेम रहते हैं, हो सकता है इस बार कम हो जाए, कुछ अच्छे सेंटर्स लिए जाए, ठीक है। कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सजेशन भी हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।